हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और देखिए। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो बीपीएससी और ईएमआरएस को ध्यान में रख कर करवा रही हूँ। और ये क्वेश्चन है केबीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का, जो कि फरवरी 2023 में हुआ था। तो ये आपको दोनों ही एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम आपको आगे पीजीटी का आ रहा है उसमें आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखते हैं 286 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें फर्स्ट है लार्ज मार्केट पावर, सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट, थर्ड है परफेक्ट इंफॉर्मेशन और फोर्थ है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो आप सभी जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का जो अजम्पशन होता है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होता है। लेकिन लार्ज मार्केट पावर जो है वो कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। तो यही आपका आंसर होगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है Which of the following condition is are true for a profit maximizing perfectly competitive firm when profit is positive। तो प्रॉफिट पॉजिटिव है यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसमें कौन सा केस जो है वो ट्रू होगा। तो पहला आपको पूछा गया है कि एम आर बराबर एम सी होता है। सेकेंड है एम सी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। एंड सी है प्राइस इज ग्रेटर देन ए बी एस इन द शॉर्ट रन। तो इसमें आपको एम आर बराबर होता है एम सी के, ये सही है। बट एम सी कर्व, जैसे कि आपको मैं कर्व से दिखाती हूँ, देखिए ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें आपको एम आर बराबर होता है ए आर के, और यहीं पे आपको प्राइस भी होती है, और ये हो गया आपका एम सी। तो एम सी जो है जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होता है तो ये इसका पार्ट लिया जाता है अपवर्ड, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लिया जाता है। और जब भी प्रॉफिट पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो सी प्राइस इज ग्रेटर देन ए बी एस। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें थर्ड आपको थर्ड हो जाएगा, ए एंड सी राइट हो जाएगा 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हिंदी देखनी है तो आप आराम से हिंदी भी देख सकते हो, मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो इसको लेके जा रही हूँ ताकि आप हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी पे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी भी अच्छे से आपको, या फिर मैं पढ़ ही देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉर्म टुवार्ड्स लेफ्ट। हिंदी है इसका, एक फॉर्म की पूर्ति वक्र को बाएं की ओर खिसकाने वाली कौन सी उत्तरदायी कारण होती है। बाएं, तो बाएं का मतलब है कि जब भी आपका क्या होगा, सप्लाई कम होगा तब ये बाएं जाएगा। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सेकंड है इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, थर्ड है इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स। हिंदी में तकनीकी प्रगति, आगत कीमत में वृद्धि, एक इकाई कर का लगना। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी जब भी प्रोग्रेस करेगा तो हमारा क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन जब इनपुट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जैसे जिस वस्तु, इनपुट प्राइस मतलब कि किस चीज़ से किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो जब हमारा रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। तो इस समय तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई कम होगी। और सी है इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, जब टैक्स लगेगा सप्लायर पर तब भी सप्लाई हमारा कम होगा। और तब क्या होगा, ये डायग्राम से देखिए आपकी जो सप्लाई कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो इसमें थर्ड होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फॉर्म इज perfectly elastic, perfectly inelastic,
यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक। हिंदी में है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फॉर्म का मांग वक्र होगा पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार और बेलोचदार। तो इसका आंसर होता है परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार इसका आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा शेप होता है तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सप्लाई कर्व इफ डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस रिस्पेक्टिवली विल। इंक्रीज करेगा जो हमारा क्वांटिटी होगा, बट जो प्राइस होगा वो डिक्रीज करेगा। सेकंड है हमारा क्वांटिटी डिक्रीज करेगा और प्राइस इंक्रीज करेगा। थर्ड है डिक्रीज और डिक्रीज करेगा, मतलब प्राइस क्वांटिटी दोनों। और फोर्थ है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों जो है वो इंक्रीज करेगा। हिंदी में वही है पूर्ति वक्र स्थित रहने पर यदि मांग वक्र दाएं की ओर खिसकता है तो संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत क्या होगा। इसको आप डायग्राम से देखें। ये हो गया आपका सप्लाई और ये हो गया आपका डिमांड। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो डिमांड है वो दाएं तरफ खिसकता है। तो देख लीजिए यहाँ दाएं तरफ खिसका, तो पहले जो हमारा ये था ये क्वांटिटी को दर्शाता है, ये प्राइस को। तो पहले ये हमारा प्राइस था और ये क्वांटिटी थी, लेकिन जब हम इससे दाएं तरफ खिसकते हैं, जैसे कि यहाँ आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई और हमारा जो प्राइस है वो भी बढ़ गया। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट ईच फॉर्म एम्प्लॉयज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम को लगाएगी जहां श्रम का सीमांत जो आगम उत्पाद होगा वो कितना होगा। इसमें पूछा है आपको कि प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम लगाएगी, मतलब कितना लेबर लगाएगी। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 2 इक्वल टू वेज रेट। और इसका डायग्राम ऐसे होता है कि आपका वेज रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और MRP हो गया यहीं पे, आपका इतना ही लेबर आपको लगाया जाएगा 292। इफ 25% increase in price of a good lead to 15% decrease in the quantity demand, then the price elasticity of demand will be। तो इसमें पूछ रहा है कि यदि 25% आपके कीमत को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि आपकी मांग में जो है 15% की कमी हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच कितना होगा। तो इसमें हो जाएगा आपको, आप देख रहे हैं कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कम चेंज हुआ है। तो इसको ऐसे करते हैं चेंज इनटू क्वांटिटी बाय चेंज इनटू प्राइस। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 यानी कि 1 से कम। अब आता है आपको 293 when AR curve is downward sloping MR curve will be। तो ऐसे होता है AR कर्व और ये हो गया आपको MR कर्व। तो इसमें पूछा है जब औसत आगम वक्र ऊपर से नीचे की ओर होगी तो सीमांत आगम वक्र क्या होगा। तो ये होगा स्टीपर। देख ही रहे हैं आप, इससे AR से MR जो है वो स्टीप है, स्टीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट अ। परफेक्ट एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम बढ़ता है, किस मात्रा से बढ़ता है आपको, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ऐसे कांस्टेंट रेट। थर्ड स्थिर दर से बढ़ता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, कुल आगम जो है वो स्थिर दर से बढ़ता है, ऐसे हो जाएगा TR। 5 सपोज मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 5 rupees to 20 rupees। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए फॉर्म इंक्रीज बाय
15 units. The price elasticity of supply 0.5. What is the initial output of this form? माना कि एक वस्तु की कीमत, बाजार कीमत 5 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो मात्रा है वो 15 इकाई की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और इसका कीमत लोच, पूर्ति का कीमत लोच 0.5 दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। पूर्ति की मात्रा बड़ी है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई बड़ा है, तो इसमें क्या करते हैं, आपको जो जितना क्वांटिटी में चेंज होता है बटा जितने प्राइस में चेंज होता है, तो यहाँ क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है वो आप देखिए 15, और प्राइस में कितना चेंज हुआ है, ये भी 15 हुआ है। आपको पहले प्राइस कितना था 5, और क्वांटिटी जो पहले था वो दिया नहीं है, बट पूर्ति की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.5 दिया है। तो ये 15/15 इंटू 5/क्वांटिटी बराबर 0.5, तो ये कट जाएगा, तो 5/0.5 आ जाएगा, और ये 10 हो गया। 10 हो गया हमारा आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फॉर्म इज व्हेन। ये पूछ रहा है कि अल्पकाल में एक फॉर्म का बंद बिंदु होता है जब, तो अल्पकाल में कब होता है बंद बिंदु, ये होता है जब प्राइस कम या बराबर मिलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि चेंज करना पड़ रहा है मुझे बार बार, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए कंज्यूमर प्रेफरेंस इन जनरल कैन बी शोन बाय अ इंडिफरेंस मैप। एक उपभोक्ता की प्राथमिकता साधारणतः अनादिमान मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकंड है, तो ये तो सही है। सेकंड है, अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेज इन जनरल कैन ऑल्सो बी शोन बाय अ यूटिलिटी फंक्शन। एक उपभोक्ता की प्राथमिकता को साधारणतः एक उपयोगिता फलन के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही सही होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट डेफिसिट, बजट का घाटा क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल द एक्सपेंडिचर, सभी प्राप्तियों तथा सभी व्ययों के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट ही आपको सही मिल जा रहा है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिनी गिफ्ट कोफिशिएंट इज यूज टू मेजर, यानी कि गिनी गुणांक का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है। तो ये आपको आय की समानता यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप विच ऑफ द करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि तरलता जाल की अवस्था में कौन सा सही है। इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, तो ये आप डायग्राम से देखें, इसका जो डायग्राम होता है ऐसा होता है। तो इसमें जब तरलता जाल आता है यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप आती है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट कैंसिल हो गया, सही नहीं है। सेकंड है, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव, ये बिल्कुल सही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो सेकंड आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन नवंबर 2004। नवंबर 2000 में यूपीए सरकार द्वारा गठित कृषकों पर राष्ट्रीय कमीशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, एम.एस. स्वामीनाथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं किया जाता है? तो सब्सिडी शामिल किया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल किया जाता है, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी शामिल किया जाता है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन यानी कि ऋण का भुगतान जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर ड्यू टू, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट है इसमें हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि से, सेकेंड है ब्लैक मनी इन एन इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था में काला धन होने से, थर्ड है घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से। तो इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यानी कि सभी इसके कारण हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवार्ड्स फिजिकल कॉन्सोलिडेशन। इसमें फिजिकल कॉन्सोलिडेशन होता है राजकोषीय संगठन, यानी कि कौन सा ऐसा रीजन है जिससे कि सरकार के घाटे को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग सब्सिडीज, इससे तो कम होगा घाटा। सेकंड है गेटिंग मोर लोन्स यानी कि और अधिक ऋण लिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारा घाटा जो है वो बढ़ेगा। तो सेकंड इसका रीजन है, और अधिक ऋण लेंगे तो गवर्नमेंट पे भार पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिति का कारण नहीं है? पहला है रिडक्शन इन मनी सप्लाई, मुद्रास्फीति में कमी। तो ये तो कारण है कि लोगों के हाथ में जब मनी ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा डिमांड भी कम हो जाएगा। सेकेंड है रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग यानी कि निवेश व्यय में कमी। तो निवेश में कमी होगी, लोगों को प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, फिर हाँ पैसा नहीं रहेगा, तो ये तो डिफ्लेशन का कारण है। थर्ड है रिडक्शन इन क्रेडिट अवेबिलिटी, मतलब कि साख की उपलब्धता में कमी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फोर्थ है रिडक्शन इन पॉलिसी रेट बाई आरबीआई द्वारा नीति दरों में कमी। यही एक कारण है जिसके द्वारा कि डिफ्लेशन नहीं होता है। जब भी आरबीआई पॉलिसी रेट कम रखती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है जिससे कि डिफ्लेशन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो फिलिप्स कर्व जो है वक्र संबंध दर्शाता है किसके बीच में? तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, थर्ड है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ पॉवर्टी, एंड फोर्थ है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यही फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति दर के बीच। और इसमें यही फिलिप्स कर्व का शेप शॉर्ट रन का, ये लॉन्ग रन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट बैंकिंग अवेंडसम स्कीम। तो ये क्या होता है? बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में कौन सा निम्न सही नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि बैंकिंग लोकपाल योजना क्या होती है। तो ये ऐसी योजना होती है जिसमें कि जब बैंक जो है किसी के समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर, तो कोई भी कस्टमर जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो बैंकिंग लोकपाल में जाकर अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है और वहाँ से उसके कंप्लेन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका फर्स्ट है कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 35A इन 1995, यानी कि यह योजना आरबीआई द्वारा वर्ष 1995 में अनुच्छेद 35A के तहत लाया गया। तो ये सही है। सेकेंड है दिस स्कीम इज फॉर रिड्रेशल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक। यह योजना बैंक के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत का निवारण के लिए, ये भी सही है। थर्ड है इस योजना के अंतर्गत बैंकों के पास अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि अंडर दिस स्कीम बैंक डू नॉट हैव द ऑप्शन टू अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। तो सी यहाँ गलत है। यहाँ
सी ही गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। केवल सी सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। कॉरपोरेशन बैंक जो है वो मैंगलोर में है, ये सही है। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ये भी सही है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो दिल्ली में है, वो पटियाला में नहीं है, तो यही इसमें से गलत है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्मा कमेटी वाज रिलेटेड टू। एम एस वर्मा समिति जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको हो जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रूरल बैंक, यानी ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि आरबीआई अंतिम ऋणदाता है, ये सही है। एग्जिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए है, ये भी सही है। और फोर्थ है नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए, ये भी सही है। लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक है ये प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।